हेलो बच्चों, मैं हूं संजय। स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। तो क्लास 12 का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को मदद मिल पाए। तो चलिए इकोनॉमिक्स 12 का चालू करते हैं। टोटल जो है 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की समस्या है ना। अर्थव्यवस्था की समस्या जो है, किस समस्या का संबंध जो है उत्पादन तकनीकी के चयन से है। ऑप्शन आपके सामने, क्या उत्पादन करें, कितने मात्रा में उत्पादन करें और कैसे उत्पादन करें या किसके लिए उत्पादन करें, है ना। तो तकनीक के बाद यहाँ बोला गया है ना, तकनीकी बात बोला गया है कि अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध का उत्पादन जो है तकनीकी के मतलब अंतर्गत आता है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो क्या उत्पादन करें तो ये नहीं आता है, कितना मात्रा में ये उत्पादन करें ये भी नहीं आता है, कैसे उत्पादन, किस चीज़ से उसका व्यवस्था जो होना चाहिए, किस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, फैक्ट्रीज का होना चाहिए या फिर तो घरेलू में भी हो सकता है। तो मतलब ये कैसे उत्पादन करें, ये जो है वो मैटर करता है तकनीकी चयन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है कि जब, है ना, कुल सीमा जो है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता जो होता है अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता का मान कब, मतलब सीमांत उपयोगिता का जो मान रहता है वो कितना रहता है कि कुल उपयोगिता जो है वो अधिकतम होती है ना। तो शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या न्यूनतम। तो इसमें जो बोला है कि कुल उपयोगिता का बात किया है ना, कि कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होता है जब सीमांत उपयोगिता जो रहता है उसका मान शून्य रहता है, उस समय जो होता है कि कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि सामान्यता, है ना, सामान्यता एक उदासीन वक्र जब होता है, उदासीन वक्र के लिए जो वक्र होता है, ग्राफ होता है, वो किस तरह का बनता है। तो वृत्ताकार रहता है, यू आकार का रहता है, मूल बिंदु की ओर उत्तल रहता है या मूल बिंदु की ओर अवतल रहता है। तो सामान्यतः उदासीनता वक्र जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या रहता है, उत्तल रहता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः एक मांग, है ना, सामान्यतः जो है एक डिमांड जो रहता है, वक्र की ढाल किस तरह का होता है ना। सामान्यतः एक मांग का वक्र की जो ढाल होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, या पहले ऋणात्मक और उसका बाद फिर जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ये ऋणात्मक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि एक सरल रेखा, है ना, एक सरल रेखा का मांग वक्र जो है, वक्र के मध्य बिंदु पर जो है मांग की कीमत लोच होती है ना। एक सरल रेखा पर बोला है कि सरल रेखा पे मांग का वक्र जो होता है मध्य में, मध्य बिंदु पर मांग का कीमत जो होता है उसका लोच किस तरफ होता है, शून्य, एक, एक से अधिक या एक से कम। तो एक से कम होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि निम्न में से किस वक्र का जो है आकार उल्टा, मतलब यू, उल्टा यू के जैसा होता है ना। निम्न में से किस वक्र का जो आकार है उल्टा यू के जैसा होता है, इस तरह से, है ना, इस तरह से होता है। औसत स्थिर लागत का, औसत परिवर्ती लागत का, सीमांत लागत का या औसत उत्पादन का। तो औसत उत्पादन का इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन। आगे है उत्पादन फलन, है ना। उत्पादन फलन जो है वो क्यू बराबर ए एल अल्फा के बीटा का पैमाना का प्रतिफल जो है माप किया है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा या अल्फा डिवाइडेड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इसमें राइट आंसर इसका होगा। आगे सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे के बराबर होता है कब, कब जो है वो सीमांत जो लागत होता है और औसत लागत, ये दोनों जो होता है एक दूसरे के बराबर होता है ना। सीमांत लागत घटती है तब, सीमांत लागत बढ़ती है तब, सीमांत लागत न्यूनतम होती है तब, या औसत लागत न्यूनतम होती है तब। तो औसत लागत जब न्यूनतम होता है ना, एवरेज कॉस्ट जो रहता है वो न्यूनतम होता है, तब जो है वो सीमांत लागत और औसत लागत जो होता है एक एक दूसरे का जो रहता है वो बराबर रहता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्र उत्पाद अक्ष जो है के समांतर होता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्र की बात किया जा रहा है, वक्र जो है उत्पाद अक्ष के जो है समांतर होता है। तो कुल स्थिर लागत वक्र का, औसत प्रवृत्ति लागत वक्र का, सीमांत लागत वक्र का, औसत लागत वक्र का। राइट आंसर जो हो जाएगा वो कुल स्थिर लागत का, कुल स्थिर लागत का जो होता है वो वक्र उत्पादन अक्ष समांतर होता है। आगे पूर्ण प्रयोगिता बाजार में किस प्रकार के वस्तु का उत्पादन होता है ना। पूर्ण प्रयोगिता बाजार की बात किया जा रहा है, तो वहाँ जो वस्तु का उत्पादन होता है तो किस तरह का, असंबंधित, घटिया, समरूप या विभेदीकृत।
जो वस्तु जो तैयार किया जाता है वो किस तरह का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में की बात किया जा रहा है। तो यहाँ जो है वो समरूप मतलब जहाँ कॉम्पिटिशन रहता है, तो वहाँ एक जैसा का वस्तु जो रहता है बहुत अधिक मात्रा में रहता है ना समरूप, तो इसका समरूप सही आंसर हो जाएगा। आगे की अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु का कीमत 5% की वृद्धि होने से उस वस्तु के पूर्ण पूर्ति की जो मात्रा है 6% बढ़ जाता है। तो वस्तु को जो है पूर्ति की कीमत का जो लोच का मान है ना, लोच का मान की बात किया जा रहा है कि क्या होगा? तो 30 हो जाएगा, 0.83 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1.2 हो जाएगा। आगे है अल्पकाल में एक पूर्ण प्रयोगिता फर्म को हानि होती है जब, है ना? एक अल्पकाल में जो होता है शॉर्ट टर्म में एक पूर्ण प्रयोगिता फर्म जो है उसका हानि होता है, तो क्या होने पर? मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा होता है मार्जिनल कॉस्ट से तब, या मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो छोटा होता है मार्जिनल कॉस्ट से। आगे प्राइस जो होता है वो बड़ा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। और डी में है कि प्राइस जो है छोटा हो जाता है एवरेज कॉस्ट से। तो प्राइस जो है वो एवरेज कोस्ट कॉस्ट से जो है वो छोटा होने के कारण जो है वो अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म को जो होता है हानि होता है। तो प्राइस जो है वो छोटा हो जाता है एवरेज कॉस्ट कॉस्ट से। आगे अधिक किसी वस्तु की, है ना? अधिक किसी वस्तु की बाजार मांग तथा बाजार पूर्ति क्रमशः जो है वो डी है ना? बाजार जो है मांग जो है डिमांड है, और पूर्ति जो है सप्लाई एस है। तो बाजार संतुलन निम्न में जो है वो किसको जो है मतलब दिखाएगा, है ना? आदि बोला है कि यदि किसी वस्तु का बाजार मांग जो है, मांग को जो है डी से दिखाया जा रहा है और बाजार पूर्ति को जो है वो एस से दिखाया जा रहा है। तो अगर संतुलन बाजार जो होगा वो किस स्थिति को मतलब दिखाएगा, है ना? बराबर जो है बाजार जो है ना तो डाउन अप कुछ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में जो है वो डी बराबर मतलब डिमांड जितना होगा उतना सप्लाई भी होगा, ठीक है? और डिमांड से सप्लाई को घटा दिया जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये भी ठीक है। और डिमांड को और सप्लाई को भाग दिया जाएगा तो एक होगा, तो इनमें से सभी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पूर्ति आधिक्य, है ना? पूर्ति जब अधिक हो जाता है की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रवृत्ति किस तरह का होता है? वृद्धि हो जाएगा, कमी हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, या इनमें से सभी हो जाएगा? तो कमी हो जाएगा, है ना? पूर्ति अगर अधिक है ना? पूर्ति अगर सप्लाई ज़्यादा किया जा रहा है तो डिमांड जो है कमी हो जाएगा। आगे फर्मों का मुक्त जो है प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार की कीमत सदैव जो रहता है के बराबर होता है, किसके बराबर होता है ना? तो न्यूनतम सीमांत लागत का, कुल स्थिर लागत का, न्यूनतम औसत लागत का, औसत परिवर्ती लागत का। तो न्यूनतम औसत लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है उच्चतम निर्धारित कीमत से जो है उच्चतम निर्धारित कीमत से बाजार में जो है बाजार की स्थिति जो है क्या मतलब उत्पन्न होती है, किस तरह का संतुलन, मांग अधिक, पूर्ति अधिक, या मांग जो है न्यूनतम हो जाएगा। तो मांग अधिक इसका राइट आंसर होगा। आगे एकाधिकार जो है ना? एकाधिकार में जो है फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार बाजार जो होता है उसमें फर्म की संख्या जो होता है वो लगभग कितना होता है? 1, 2, 4, 10। तो एक पहला बात तो एकाधिकार है ना? एकाधिकार फर्म है तो एकल ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक। आगे एक एकाधिकार नियंत्रित कर सकता है ना? एक एकाधिकार नियंत्रित मतलब जो है कौन कर सकता है? केवल कीमत को मतलब कर सकता है, या केवल उत्पादन की मात्रा में कर सकता है, या केवल और उत्पादन दोनों मात्रा में कर सकता है, कीमत या उत्पादन की मात्रा किसी एक में कर सकता है। तो एकाधिकार नियंत्रण जो होता है किसी एक में कर सकता है वो, तो कीमत या फिर तो उत्पादन की मात्रा में करना पड़ेगा, तो कीमत या उत्पादन की मात्रा एक हो जाएगी किसी में। आगे है जिस बाजार जो है ना? जिस बाजार संरचना में केवल 2 फर्म होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? एकाधिकार या द्विअधिकार, अल्पाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता? तो पहली बात तो पूर्ण प्रतियोगिता तो होगा नहीं, है ना? जिस बाजार की बोला है 2 फर्म है, तो द्विअधिकार हो जाएगा क्योंकि वो बाजार में जो है 2 ही है। आगे है कार्टेल, है ना? कार्टेल निर्माण किस प्रकार की बाजार संरचना से संभव मतलब है ना? कार्टेल निर्माण का किस प्रकार की बाजार संरचना से क्या संभव है? तो पुनः प्रतियोगिता बाजार से, एकाधिकार, द्विअधिकार, या इनमें से सभी, तो द्विअधिकार। आगे है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, है ना? ये बुक है। इस बुक का जो है लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जे एम कैन्स, या जे एन कैन्स? ये बुक का जो राइटर है वो जेम्स कैन्स हो जाएगा सही आंसर। आगे है जीडीपी, है ना? जीडीपी और एनडीपी में मतलब जो है वो
क्या मतलब संबंध है ना? तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और एनडीपी जो होता है वो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो इसमें जो है ये दोनों में क्या संबंध है? तो ऑप्शन है जीडीपी बराबर जो होता है एनडीपी, उसमें से घटा दिया जाएगा जो डिफ्रेंसिएशन है ना, ह्रास को घटा दिया जाएगा। या फिर तो जीडीपी बराबर जो है एनडीपी उसमें गुना कर देगा है ना मूल्यह्रास को, या जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास को जोड़ा जाएगा, या एनडीपी बराबर जीडीपी में जो है मूल्यह्रास को जोड़ा जाएगा। तो जीडीपी में जो है जीडीपी का बराबर होगा एनडीपी, और उसमें जो भी मूल्यह्रास हुआ है वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब एनडीपी और मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाएगा, बराबर उसके हो जाएगा जीडीपी के बराबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्न में से किस वस्तु का निर्माण में जो है गेहूं एक मध्यमवर्ती वस्तु है ना, मतलब किसको बनाने के लिए जो है गेहूं का जरूरत पड़ता है? चपाती, बिस्किट, ब्रेड, इनमें से सभी। तो गेहूं को जो उत्पादन होता है चपाती बनाने में भी होता है ना, बिस्कुट बनाने में भी होता है, ब्रेड में, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी वर्ष में जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद जो है को शामिल नहीं किया जाता है? जीडीपी का जब मतलब कैलकुलेशन किया जाता है तो किसको नहीं शामिल किया जाता है? नई कर का मूल्य को, प्रयुक्त कार का विक्रय मूल्य को, शिक्षक द्वारा शिक्षण शुल्क को, या ब्रेड का मूल्य को। तो जीडीपी में जो है वो किसको मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जाता है? तो प्रयुक्त कार का विक्रय को, है ना, प्रयुक्त कार विक्रय को, जो कि फिलहाल हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से किस विधि जो है किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? कौन सा जो है विधि से जो है जीडीपी को कैलकुलेशन किया जा सकता है? तो मूल्य वृद्धि विधि से, आय वृद्धि विधि से, या व्यय वृद्धि विधि से? तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से सब मूल्य वृद्धि से भी इसका जीडीपी का मतलब गणना किया जा सकता है, आय विधि से भी जो है ना, व्यय विधि से, सारा विधि से जो है मेथड से इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। आगे सन जो है 2016 में किए गए विमुद्रीकरण जो है विमुद्रीकरण की किस मूल्य को, नोट को जो है बाजार में प्रचलन से, मतलब किस 2016 में जो है कौन सा नोट को जो है वो बाजार में मतलब चलने नहीं दिया गया, है ना, बंद बंद कर दिया गया, जिसमें मतलब नोटबंदी हुआ था। तो 50 और 100 का तो कुछ नहीं हुआ था, 100 और 500 का, तो 500 का तो हुआ था लेकिन 100 का तो कुछ नहीं हुआ था, तो ये ऑप्शन भी नहीं मतलब सही होगा, है ना। 500 और 1000 जो था उसको बाहर कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 500 और 1000 हो जाएगा। आगे वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है? वस्तु विनिमय प्रणाली का एक जो है डिमेरिट्स क्या है? वस्तु की कीमत का निर्धारण आसान, आवश्यक दोहरे संयोग का अभाव, मूल्यों के बीच में तुलना जो है करना आसान, या मूल्यों का संचय करना आसान। क्या मतलब हो गया था जिसमें कि मतलब वस्तु का जो है विनिमय प्रणाली का एक जो है दोष है ना, तो कौन सा दोष हो जाएगा? तो आवश्यक जो है ना, आवश्यक दोहरे संयोग का जो है अभाव इसमें हुआ है ना, ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, या बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बोला है कि निम्न में से किस परिस्थिति में जो है मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? मुद्रा का जब पूर्ति जो है वो कब कमी होने लगता है? तो ऑप्शन है बैंक की दर में कमी होता है तब, या नगद आरक्षित अनुपात जो है ना, सीआरआर में जो है वो वृद्धि होता है तब, या ऑप्शन है आरबीआई के द्वारा जो है प्रतिभूति का जो प्रतिभूतियां जो है उसको मतलब क्रय कर लिया जाता है, सिक्योरिटी को क्रय करने के बाद, या इनमें से सभी। तो नगद आरक्षित अनुपात जो है उसमें वृद्धि होने के बाद जो है इस परिस्थिति में मुद्रापूर्ति का कमी हो सकता है। उपभोग फलन सी बराबर 100 है, प्लस में जो है 0.5 वाई जो है स्वायत्ता उपभोग, उपभोग जो है ना, इसमें उपभोग कौन है? ये उपभोग फलन जो दिया हुआ है इसमें उपभोग पूछा है कि उपभोग जो है कौन सा हो जाएगा? तो उपभोग जो है वो 100 कंज्यूम जो है ना, कंज्यूम बराबर 100 जो है उपभोग कहलाएगा। आगे एमपीसी का मान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो जीरो बड़ा हो जाता है एमपीसी, मतलब जीरो से बड़ा एमपीसी, एमपीसी जो है एक एक से बड़ा। या फिर तो जो यहाँ बोला कि एमपीसी का मान जो है किस मतलब कौन सा एमपीसी के लिए जो है कौन सा जो है यहाँ ऑप्शंस जो है वो राइट होगा। तो एमपीसी के लिए जो है वो जीरो है ना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर। आगे है अधिक किसी अर्थव्यवस्था में एमपीसी का मान अगर 0.4 है तो एमपीएस है ना का मान जो है वो कितना
हो जाएगा। एमपीसी का अगर मान 0.4 होता है, तो एमपीएस का मान जो है वो कितना होगा? तो 0 इसका 4 होने के बाद जो है एमपीएस का जो मान है 0.6 हो जाएगा। आगे यदि अर्थव्यवस्था में एमपीएस में वृद्धि किया जाता है, तो कुल बचत जो है वो कितना होगा? एमपीएस में अगर हम वृद्धि करते हैं, तो कुल बचत जो है हमेशा वृद्धि होगी, हमेशा कमी होगी या फिर तो अपरिवर्तित रहेगी, या हमेशा जो है वो अपरिवर्तित ही रहेगी। तो कमी भी होगा और या फिर तो अपरिवर्तित भी रह सकता है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे भारत में जो है ना, भारत में वित्तीय वर्ष का काल अवधि होता है। वित्तीय वर्ष जो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी वित्त फाइनेंशियल ईयर को जो बोला है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 34 का। आगे है, निम्न में से कौन-सा जो है प्रत्यक्ष कर का एक मतलब डायरेक्ट जो है टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स का जो है उदाहरण है? तो वस्तु एवं सेवा का जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, या फिर तो उत्पादन कर, या फिर तो निगम कर, या प्रशुल्क कर। तो निगम कर जो होता है उसको डायरेक्ट दिया जाता है, बाकी वस्तु और सेवा तो द इनडायरेक्ट तरीका से दिलाता है। आगे राजस्व की घाटा जो होता है, राजस्व घाटा जो है क्या होता है ना? राजस्व का जो घाटा होता है, वो किस तरह की चीज़ें हैं? तो राजस्व व्यय और राजस्व की प्राप्ति का अंतर होता है, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का अंतर होता है, निर्यात और आयात का अंतर होता है, या फिर तो कुल व्यय और कुल प्राप्ति का अंतर होता है। तो राजस्व घाटे की बात कर रहा है, तो राजस्व घाटे में जो होता है वो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का अंतर को ही राजस्व घाटा बोला जाता है। आगे किस प्रकार के वस्तु को उपभोग जो है ना, उपभोग में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, किस तरह की वस्तु का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, है ना? तो उसमें जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होता है, किस तरह की वस्तु? तो सार्वजनिक वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, या फिर तो प्राकृतिक वस्तु, या निजी वस्तु। तो सार्वजनिक वस्तु में जो रहता है वो ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता है। आगे विश्व बैंक जो है ना, विश्व बैंक का स्थापना जो है कब हुआ है? तो विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा 1944। आगे जब किसी देश में विदेशी विनिमय दर निर्धारित बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, तो इस प्रकार जो है विनिमय दर को क्या बोला जाता है ना? जब किसी देश का जो है विदेशी विनिमय दर जो है निर्धारित किया जाता है बाजार की शक्तियाँ द्वारा, तो इस तरह के विनिमय दर को जो होता है क्या बोला जाता है? स्थिर विनिमय दर, तीर्थी विनिमय दर, या प्रतिबंधित तीर्थी दर, या इनमें से सभी? तो तीर्थी विनिमय दर इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भुगतान संतुलन चालू खाते का एक घटक कौन सा है? चालू खाते क्या बोल रहा है कि मतलब कौन सा घटक होगा? तो पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी सहायता, वस्तुओं का आयात, या विदेशी ऋण? तो वस्तुओं का आयात सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में किस समस्या का संबंध उत्पादन तकनीक के चयन में होता है ना? बोला अर्थव्यवस्था में किस समस्या का जो है उत्पादन जो है तकनीक के लिए जो है वो समस्या है ना? तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें? तो किस कैसे उत्पादन करें, है ना? कैसे उत्पादन करें इसका सही आंसर होगा। इस पिछले में भी था क्वेश्चन पहला नंबर में कि कैसे उत्पादन करें, वो तकनीकी में आता है। किसी वस्तु का मानवीय आवश्यकता संतुलित जो है ना, संतुष्ट करने की क्षमता होता है ना? किसी भी वस्तु का मानव को जो है आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? उपभोग होना चाहिए, उपयोगिता होना चाहिए, गुण होना चाहिए, या रुचि होना चाहिए? तो उपयोगिता होना चाहिए, यूटिलिटी होना चाहिए। आगे उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एडम स्मिथ, हिक्स और एलन, मार्शल, या पिगू? तो हिक्स एंड एलन इसका राइट आंसर होगा। एक चित्र दिया गया है, ये चित्र को देखिए, और ये चित्र पूछा है कि मतलब जो किसको प्रदर्शित करता है, चित्र जो है किसको दिखाता है ना? इधर ये डिमांड है, बाकी इधर प्राइस है, इधर मांग की मात्रा है। तो इसको जो है देखते हैं ऑप्शन, बेलोचदार मांग, अधिक लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, या पूर्णतः बेलोचदार मांग? ये जो चित्र था किसको दर्शा रहा था? तो पूर्णतः लोचदार मांग को दिखा रहा था, तो पूर्णतः लोचदार मांग हो जाएगा। आगे उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस प्रकार की वस्तु का मांग घटती है ना? जो है वो उपभोक्ता का आय में वृद्धि हुआ है, तो किस प्रकार जो है वस्तु का मांग जो है वो घट जाएगा? तो सामान्य वस्तु का, घटिया वस्तु का, पूरक वस्तु का? तो इनमें से कोई नहीं, तो घटिया वस्तु का जो है वो मांग घट जाएगा। आगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध जो है निम्न में से किससे है? पैमाने के प्रतिफल से, परिवर्तनशील अनुपात के नियम से, मांग की लोच से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा पैमाने की प्रतिफल से।
आगे है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को कौन दिखाता है? क्यू एक्स बराबर डी एक्स, है ना? क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी जो है ना? और बराबर डिमांड, या क्वांटिटी बराबर प्राइस, क्वांटिटी जो है ना? उसके बाद बराबर एफ जो है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है इसमें, इनमें से कोई नहीं। तो क्वांटिटी जो है ना? वो एफ बराबर हो जाएगा ए बी सी डी कुछ भी, मतलब हाँ, किसी वस्तु के उत्पादन जो है ना, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत जो है वो 60 रुपया है, तो वस्तु का जो है 10 इकाई का जो है वो औसत स्थिर जो लागत है वो क्या हो जाएगा? तो 50 रुपया है, 25 रुपया है, उसका बाद आगे है 6 रुपया या 60 रुपया, तो 6 रुपया इसका राइट आंसर होगा। आगे है दो समोत्पादन वक्रों के बीच की दूरी का क्या महत्व, मतलब जो है क्या महत्व करती है? उत्पादन स्तर में परिवर्तन, उपभोक्ता में अंतर, या लागत में अंतर, या लाभ जो होता है लाभ में अंतर। तो उत्पादन स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है ना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट में घटा देंगे, है ना? टी एफ सी टोटल टी सी में घटा दे, टी सी बराबर हो जाएगा टी एफ सी माइनस टी वी सी, या टी एफ सी बराबर जो है वो टी वी सी प्लस टी सी, या टी सी बराबर जो है वो टी वी सी गुने जो है टी एफ सी। तो यहाँ जो राइट आंसर इसका होगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर जो होगा टोटल कॉस्ट माइनस, है ना, टोटल, सही आंसर ये हो जाएगा। आगे है उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन जो होता है नहीं होता है? सीमांत लागत में, कुल स्थिर लागत में, औसत स्थिर लागत में, या औसत परिवर्ती लागत में? तो कुल स्थिर लागत इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे औसत लागत वक्र का आकार किस तरह का होता है ना? एवरेज कॉस्ट का जो होता है वो आकार जो होता है किस तरह से, मतलब वो ग्राफ में उसको दिखाया जाता है। तो यू जैसा, या एक्स अक्ष के समांतर रेखा एल जैसा, ये इनमें से कोई नहीं, तो यू जैसा। किस बाजार में जो है एवरेज रेवेन्यू बराबर जो होता है मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना? एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर बराबर एम आर, किस में किस तरह के बाजार में होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, इनमें से कोई नहीं, तो पूर्ण प्रतियोगिता सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत कृत जो होता है वस्तु का उत्पादन होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकार, या इनमें से सभी? तो इसमें एकाधिकार प्रतियोगिता हो जाएगा सही आंसर, बी नंबर। आगे कोई फर्म है ना? फर्म के जो है वो संतुलन का मूल्य शर्त क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू, या फिर तो एवरेज रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू, या मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू। ना बोला कि कोई फार्म का संतुलन, है ना? फार्म जो रहता है वो संतुलन कब रहेगा? तो जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर रहेगा तो वो संतुलन रहेगा। पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह जो है किसके द्वारा बोला गया था? जेबी सेस द्वारा, एडम स्मिथ, मार्शल, या पिगो के द्वारा? तो जेबी से इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक मुक्त, है ना? एक मुक्त कर लगाने की जो है, एक मुक्त कर लगाने से किसी वस्तु का पूर्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? पूर्ण में पूर्ति में वृद्धि होती है, पूर्ति में कमी हो जाती है, पूर्ति में शून्य हो जाता है, पूर्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। तो पूर्ति जो है वो कम हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा। आगे है बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। बाजार मूल्य को जो है किस तरह से परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने। आप अल्पकालीन बाजार से, दीर्घकालीन बाजार से, दीर्घकालीन बाजार से, ना दीर्घकालीन दो दो दे दिया ना, इनमें से सभी। तो बाजार का मूल्य को जो परिभाषित किया जाता है वो अल्पकालीन बाजार से किया जाता है, तो अल्पकालीन इसका राइट आंसर होगा। आगे अधिक मांग की स्थिति में जो है कीमत प्रवृत्ति किस तरह का होता है? कमी होने की, वृद्धि होने की, शून्य होने की, या फिर तो अपरिवर्तित होने की, है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो वृद्धि होने की। आगे ऑप्शन है कि कीमत उस बिंदु पर जो है निर्धारित होती है ना? कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होता है? वस्तु की मांग अधिक होती है, वस्तु की पूर्ति अधिक होती है, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है, यानी में से कोई नहीं। तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जो होता है बराबर होता है, सही आंसर होगा। आगे है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक बुक है, उसको जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस है एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, या जे एम कैन्स, रिकार्डो। तो जे एम कैन्स इसका सही आंसर हो जाएगा, 21 नंबर का। आगे है जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है?
है ना? तो जीएनपी बराबर जो होता है एनएनपी में उसमें से घटा दिया जाता है घिसावट को, या एनएनपी बराबर जो होता है जीएनपी प्लस उसमें जोड़ दिया जाता है घिसावट को, या एनएनपी में जो है एनएनपी बराबर जीएनपी में उसको घटा दिया जाता है घिसावट को, या फिर तो जीएनपी बराबर जो है जीडीपी को और उसको घिसावट जो होता है उसको जोड़ दिया जाता है। तो एनएनपी में जो है एनएनपी बराबर होता है जीएनपी में जितना भी घिसावट हुआ है उसको घटा दिया जाता है। आगे है स्टॉक चर का एक उदाहरण है ना? स्टॉक चर जो होता है उसका क्या उदाहरण है? मुद्रास्फीति, पूंजी आय या जो व्यय है ना? तो पूंजी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आय का आकलन में किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना किस तरह का मतलब क्या कहलाता है? एकल गणना, बहुल गणना या दोहरी गणना, या इनमें से कोई नहीं? तो दोहरी गणना हो जाता है। आगे बोला है कि निम्न में से किस वस्तु का निर्माण गेहूँ जो है एक मध्यमवर्ती का मतलब प्रयोग करता है? तो ब्रेड भी गेहूँ से बनता है, बिस्कुट भी, चपाती भी है, इनमें से सभी, तीन में से सभी हो जाएगा। आगे मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा क्या कार्य करता है? तो विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय भी करता है, मूल्य का मापन भी करता है, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन बोला है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? है ना? मुद्रा क्या है? वह है जो मुद्रा का ही कार्य करता है। तो हार्टेल विदर्स के द्वारा बोला गया कि मुद्रा जो है मुद्रा का कार्य करे। भारत भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से ये भारतीय स्टेट बैंक है ना? तो सेंट्रल बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक, इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। अब केंद्रीय बैंक का काम क्या है? वो क्या करता है? तो केंद्रीय सरकार जो है ना, केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट है, बैंकों का भी बैंक है, नोट भी जारी करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ये सारा कार्य करता है तो इनमें से सभी। आगे उपभोग फलन है ना? उपभोग फलन जो है सी बराबर ए प्लस बी वाई में जो है स्वायत्ता उपभोग जो है ना, उपभोग जो है, उपभोग यहाँ कौन है? ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला में जो बोला है कि उपभोग कौन है? तो बी सी ए बी या बी वाई, तो उपभोग जो है वो बी हो जाएगा। आगे मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, है ना? मंदी कब होता है? अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो उत्पादन बढ़ जाता है, रोजगार बढ़ जाता है, रोजगार तथा उत्पादन का स्तर बढ़ता है, या रोजगार तथा उत्पादन का स्तर जो है गिर जाता है। तो मंदी जब रोजगार और उत्पादन का स्तर गिर जाता है तो मंदी आता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस जो है बराबर 0.2 है तो गुणांक का मान जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। आगे निवेश का गुणांक क्या है? निवेश जो होता है, निवेश अगर हम लोग किए हैं तो उसको जो है निवेश का जो है गुणक क्या होना चाहिए? तो 1/1 मतलब डिवाइड कर देना है एमपीसीएस से, है ना? 1/1 से माइनस करके एमपीसी या ए और 2, है ना? ए बी दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। निवेशक निर्धारण जो है, निवेशक के निर्धारक घटक कौन सा है? निवेशक का निर्धारण घटक जो है वो, तो पूंजी का सीमांत सदस्यता, ब्याज का दर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ए बी दोनों हो जाएगा, सही आंसर। आगे निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष है ना, मतलब जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मतलब कौन यहाँ से उदाहरण है? तो बिक्री कर और उत्पादन कर दोनों जो है इनडायरेक्ट कर है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। आगे राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या बोला जाता है? प्राथमिक घाटे, राजस्व घाटा, कोषीय घाटा, या व्यापार घाटा? किस तरह का घाटा है? राजस्व एवं राजस्व प्राप्ति में जो अंतर होता है, डिफरेंट आ जाता है, तो किस तरह का घाटा बोला जाता है? तो राजस्व घाटा बोला जाता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण का कब होता है? विदेश करेंसी की मांग द्वारा या विदेश करेंसी की पूर्ति द्वारा? विदेश विनिमय में बाजार मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो विदेश विनिमय बाजार मांग पूर्ति दोनों द्वारा इसका हो जाएगा, है ना? विदेश विनिमय जो है बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा। आगे क्वेश्चन है व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है ना? व्यापार जो है बैलेंस रहेगा, तो इसका क्या अर्थ होता है? वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, पूंजी के लेन देन से, या कुल डेबिट तथा कुल जो है क्रेडिट उससे, या फिर तो इनमें से सभी? तो सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं का आयात और निर्यात से। आगे दो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्र जो है वो भुगतान संतुलन चालू खाते का एक घटक है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी सहायक, या विदेशी ऋण, या वस्तुओं का निर्माण? तो ऑप्शन है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, वस्तुओं का निर्यात, है ना? तो वस्तुओं का निर्यात इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल जो 80 क्वेश्चन था। तो लास्ट क्वेश्चन है कि भुगतान, है ना? भुगतान भुगतान संतुलन में जो है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन-सा आर्थिक कारण है? राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनमें से कोई नहीं। तो व्यापार चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और भी जो सब्जेक्टिव इसका है, इस बहुत जल्द ही आएगा।